Hi friends, one more time we are for your service on my YouTube channel, and this time we are starting a new segment here for you guys, the students of class 8th. Just because of this COVID attack, and our channel has decided that your studies won't get affected because of all these things running right now, not only in our own country but throughout globally in each and every part of the world. तो हमने आज ये तय किया है कि आपका मैथमेटिक्स के साथ साथ साइंस पोर्शन भी शुरू कर दिया जाए सो दैट कि आपकी पढ़ाई जो है वो अफेक्ट ना हो। और इसी इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज से आपका मैथमेटिक्स और साइंस दोनों टॉपिक्स जो हैं, दोनों सब्जेक्ट जो हैं, हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल ये कवर कर रहा है। उम्मीद करूंगा कि आपसे बातचीत तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, कमेंट बॉक्स आपकी मदद के लिए मौजूद है। कहीं भी और कैसा भी कोई शिकायत हो, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रहा है, कोई कॉन्सेप्ट लैकिंग आपको लग रहा है, तो आप अपना एक सवाल जो है भेज दीजिए कमेंट में लिखकर, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। यहाँ इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल के थ्रू हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके पास कोई सवाल ना बचे जिसका जवाब हमने ना दिया। और कंसेप्ट के रिगार्ड में भी आपको मैं अश्योर करता हूं कि हाँ, आपको 100% या यूं कहें कि जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना जानकारी देने की कोशिश की जाए। यानी कि हमारे और आपके बीच जो कांटेक्ट नहीं है, जो फर्क है एक दूरी का, उस दूरी को महसूस ना हो आपको, इस चीज का पूरा इत्मीनान रखा जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पार्ट वन मीन्स डे वन, फर्स्ट एपिसोड। मैं दीपक भारद्वाज आप सभी का आज के इस सेशन में इस्तकबाल करता हूँ, आप सभी का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप ध्यान से ना केवल इसे समझने की कोशिश करेंगे, बल्कि जो भी आपके सवाल होंगे वो मेरे पास टेक्स्ट कर देंगे कमेंट बॉक्स के थ्रू। अच्छा लगे तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके सराहना या आपके द्वारा बजाई गई एक ताली या एक अच्छा कमेंट हमको एक एनर्जी देने का काम करता है, और आगे हम आपसे और जो है क्लासेस जो हैं आपके लिए कंडक्ट करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, और इस टॉपिक के थ्रू हम आपके लिए यहाँ पर जो लेकर आए हैं, इस टॉपिक का वाइटलिटी क्या है, कितना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, और इस टॉपिक के थ्रू हम आपको बताना क्या चाहते हैं। देखिए, क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब, देखिए आपको सबको मालूम है कि इंडिया, अगर हम अपने देश की बात करें, तो हमारे देश के अंदर, हमारा देश कहा जाता है कि कृषि प्रधान देश है, एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, एग्रो बेस्ड कंट्री। और इस एग्रो बेस्ड कंट्री के अंदर वट एवर सिस्टम्स आर फोर फादर्स वर यूजिंग, जो भी हमारे पूर्वज सिस्टम यूज कर रहे थे खेती बाड़ी का, that is not enough right now. All those techniques are not vital right now to fulfill the demand of overgrowing population in our country. आपको तो मालूम है हमारे देश में फैमिली प्लानिंग के रिगार्ड में कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है। जनसंख्या जो है इतनी तेजी से बढ़ी है हमारे देश की कि आज विश्व में अग्रणी है, अग्रणी यानी कि फर्स्ट रो में है। पूरे विश्व की जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा हमारे पास है। देश का साइज तो नहीं बढ़ा हुआ ना, द लैंड हैज इवन गेट कॉन्स्ट्रिक्टेड। जमीन जो अनाज उपजाती हैं उनका साइज पहले से कम हुआ।
कहने का मतलब है फील्ड एरिया कम हुआ है और ज़रूरतें ज़्यादा, तो कैसे फुलफिल किया जाए? कहीं ना कहीं तो अपनी प्रोडक्शन को बेहतर बनाना है। और बेहतर कैसे बनाना है? क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर मैनेजमेंट ऐड करके। अब खाली खेती नहीं होगी, अब उसमें मैनेजमेंट होगी, उसमें साइंटिफिक इंटेलिजेंस को ऐड किया जाएगा, जिससे कि खेती जो है वो एक व्यवसाय के तौर पर, एक प्रोफेशन के तौर पर उसको डेवलप किया जाए, उससे मैक्सिमम आउटपुट निकाला जाए, एंड दैट टू विदाउट विदाउट गिविंग एनी हार्म टू द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जमीन को या जमीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको नुकसान पहुंचाए बिना एक साइंटिफिक सिस्टम को फॉलो करते हुए मैक्सिमम प्रोडक्शन करना, दैट इज नोन एज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आज इसी का पहला पार्ट आपके लिए लेकर आ रहा हूं। दोस्तों देखिए, हम सब जानते हैं कि अगर धरती की बात करें तो जितना भी लिविंग बींग्स, ऑल द लिविंग बींग्स, जितना भी लिविंग बींग्स है वो सभी का सभी जीवित रहने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। ऑल द लिविंग बींग्स नीड एनर्जी, उन सबको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी का सोर्स क्या है हमारे पास? फूड। एंड फूड कम फ्रॉम टू रिसोर्सेज, ईदर एनिमल्स और प्लांट्स। Only two resources are there. If we talk of animals, they are also dependent upon plants. They are also dependent upon plants. Why? Because because plants are the manufacturer of food. आपने पढ़ा है पिछली लास्ट क्लासेस में that green plants produce food by the process of photosynthesis के थ्रू ये फूड प्रोड्यूस करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अब उसमें करते कैसे हैं वो एक बड़ा विषय है, यानी कि बाय पिकिंग मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, बाय पिकिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल, बाय पिकिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटास इन द लीव्स, विच वी कॉल द फूड सिंथेसाइजिंग साइट्स, खाना बनाने वाली फैक्ट्री, जहां भोजन बनता है, जहां फूड क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है। So the chlorophyll present there in the green part of the plant, or you can say in the green section of leaves, by drawing sunlight which is required to process food. तो इस तरह से ग्रीन प्लांट्स फूड प्रोड्यूस करते हैं बाय पिकिंग सनलाइट। इनकी आवश्यकता क्या है? इनकी आवश्यकता क्या? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ये वो पिक करते हैं। तो ठीक है, फूड बन गया। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो दे जस्ट पिक 1% ऑफ द एनर्जी कमिंग फ्रॉम सन। सन की जितनी एनर्जी उनके ऊपर फॉल करती है उसका सिर्फ 1%, 1% वो यूज करते हैं और उसको फूड में कन्वर्ट करते हैं। मीन्स दिस एनर्जी गेट स्टोर्ड इन फूड दे सिंथेसाइज मीन्स दे मेक, जो भोजन वो बनाते हैं उसके अंदर ये एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो कहने का मतलब कड़ी है, उन्होंने सन से एनर्जी ली, उनका फूड हमने कंज्यूम किया या किसी भी एनिमल ने कंज्यूम किया, तो देन दैट एनर्जी इज ट्रांसफर टू दैट पर्सन और दैट एनिमल, मैन, ह्यूमन बीइंग, हूसोएवर, यानी कि कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को वो एनर्जी ट्रांसफर हुई। तो आपने देखा कि यस, अल्टीमेट अगर वे में कहें, अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन यही है कि आफ्टर सन द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड इज प्लांट्स।
हमने कहा कि प्लांट्स तो हम अपने घर में पॉट्स वगैरह में भी उगाते हैं, तो क्या उससे भी हमको एनर्जी मिलती है? क्या उससे भी हमको फूड मिलता है? या क्रॉप की अगर बात करें तो ये कोई समथिंग डिफरेंट, कुछ और चीज है ये, समथिंग अदर देन यूजुअल वर्ड प्लांट? तो हाँ, ये अलग है, ये अलग है। अगर हम क्रॉप की बात करें, अगर हम क्रॉप की बात करें तो क्रॉप का मतलब क्या होता है कि कमर्शियल वे में यानी कि एक लार्ज स्केल पर, इफ if some plant is sown, if some plant is grown on land on a large scale, एक बड़े स्केल पर, एक बड़े पैमाने पर, then that plant is called crop. Then the plant we are growing there is called crop, and this process is called crop production. And this process is called crop production. इसको हम क्रॉप प्रोडक्शन बोलते हैं। और अगर इस क्रॉप प्रोडक्शन की बात करें, इस क्रॉप प्रोडक्शन की बात करें तो इस क्रॉप प्रोडक्शन में हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली चीज तो मौसम, क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो सबसे पहली जरूरत है कि हर क्रॉप की आवश्यकता अलग अलग है, हर क्रॉप की। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस में मौसम का जितना भी हाल है, चाहे वो रेनफॉल है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी भी उसी का पार्ट है, और अलोंग विद जो मेन रिक्वायरमेंट है दैट इज सॉइल। क्या है वो? सॉइल, यानी कि जमीन का स्वभाव, नेचर ऑफ सॉइल, इसकी नेचर कि सॉइल कैसी है, फर्टाइल है, लेस फर्टाइल है, नो लॉन्गर फर्टाइल, बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं है। तो सॉइल की नेचर कि सॉइल की ताकत क्या है, सॉइल की पावर क्या है, सॉइल कितना आउटपुट दे सकती है, उसकी आउटपुट क्या है, कितना इंग्रेडिएंट उसके अंदर मौजूद है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सो दैट इज रिक्वायर्ड देयर। और आपको मालूम है कि दीज क्लाइमेटिक कंडीशंस आर नॉट सेम थ्रू आउट द ईयर एंड थ्रू आउट ईच एंड एवरी पार्ट दैट लाइज इन आवर कंट्री। अगर हम अपने आप को फोकस करें कि वी आर टॉकिंग ऑफ इंडिया, तो वी नीड टू से इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, एक बड़ा देश है। और अगर बड़ा देश है तो फ्रॉम ईस्टर्न एंड टू वेस्टर्न एंड, फ्रॉम नॉर्थ एंड टू साउथ सदर्न एंड, वी आर हैविंग इनॉर्मस चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस में इतने बदलाव होने की वजह से सॉइल का टाइप जो है वो भी अलग अलग जगह पे अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। कहीं रेड सॉइल मिलेगा, कहीं ब्लैक सॉइल मिलेगा, कहीं सैंडी सॉइल मिलेगा, कहीं लेटराइट सॉइल मिलेगा, तो वो अलग अलग मिलेगा। रीजंस बनी कैसे, आपको तो पढ़ा है पिछली क्लासेस में, यू हैव गॉन थ्रू वेदरिंग ऑफ रॉक्स कि सॉइल बनती कैसे है। तो जैसे सॉइल बनने का तरीका है उसी प्रकार से जो है हमारे क्रॉप्स का भी मिजाज है कि किस क्रॉप को कौन सी सॉइल बेस्ट सूटेड है और कौन से सीजन में वो सॉइल अच्छा ग्रो कर सकती है। तो अगर हम यहाँ चर्चा करें इस चीज की, तो इस चीज की चर्चा में एक बात सामने आती है, एक बात सामने आती है कि हाँ, सबसे पहले हम ये जान ले कि हाँ, हमारे पास क्रॉप्स के रिगार्ड में क्या क्या वैरायटी है और उसको किस सीजन या किस मौसम में उगाया जाता है, कब उसको काटा जाता है, हार्वेस्टिंग की जाती है, तो उसकी आवश्यकताएं क्या हैं उस सॉइल की, और कैसे उसके ऊपर जो है कंट्रोल किया जा सकता है। तो इन सभी चीजों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं कि हाँ, हमारे पास हमारे कंट्री में जितनी भी क्रॉप्स हैं उनको कितनी वैरायटी में
बांटा गया सीजन्स के हिसाब से, एज पर सीजन। तो अगर मेनली हम बात करें, तो थ्री मेन सेट्स ऑफ क्रॉप, थ्री मेन काइंड्स ऑफ क्रॉप्स हैं हमारे पास, जिनमें से दो इंपॉर्टेंट हैं, दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पहले उनकी बात करेंगे, राबी एंड खारिफ क्रॉप्स की, और तीसरे नंबर पर आएगा जायद क्रॉप्स। एक एक करके सभी की जो है चर्चा करेंगे, कब और कहाँ उगाया जाता है। तो सबसे पहले जो है खारिफ क्रॉप्स की बात करते हैं कि खारिफ क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स हैं। देखिए, खारिफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स हैं जो, अगर इसका मेन क्राइटेरिया अगर हम चेक करना चाहते हैं कि मेन क्राइटेरिया क्या है इसका, किस सीजन में इसको ग्रो किया जाता है, तो देखिए सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है वाटर रिक्वायरमेंट। इसका जो वाटर रिक्वायरमेंट पार्ट है वो बहुत लार्ज है, और इतनी आवश्यकता जमीन के अंदर मौजूद पानी से पूरी नहीं की जाती। मतलब कि वो कॉस्ट प्रोड्यूस कर देता है, वो इसको महंगा बना देता है। तो ये जो क्रॉप्स हैं ये रेनी सीजन में उगाई जाती है। दीज आर ग्रोन इन रेनी सीजन। बरसात जो यूजुअली हमारे यहाँ जुलाई के आसपास शुरू होती है, तो उससे ठीक पहले इसको ग्रो किया जाता है। इसको सोइंग का जो कार्य है वो किया जाता है, यानी कि इनको जून से सितंबर, मतलब जून जुलाई से में इसको सोइंग किया जाता है, और सितंबर एंड के आसपास इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई शुरू की जाती है। तो ये सीजन होता है खारिफ क्रॉप्स का। क्यों? क्योंकि इस दौरान इनको ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो नेचुरली मिल जाता है। मैक्सिमम वाटर थ्रू रेन, दे कैन गेट मैक्सिमम वाटर थ्रू रेन, बरसात से। तो हमारा प्रयास क्या होता है कि बरसात शुरू होने से ठीक पहले फसल की सोइंग कर दी जाए। ये इसकी कुछ खास क्रॉप्स हैं। चावल, जिसको हम पैडी बोलते हैं, कॉर्न, मकई, मेज, सोयाबीन, आप वाकिफ होंगे सोयाबीन से, सोयाबीन ऑयल यूज करते हैं, गन्ना, शुगर केन, ग्राउंडनट, मूंगफली एंड कॉटन, कपास, रुई जिससे बनती है। तो ये क्रॉप्स की पानी की जो डिमांड है ना, वाटर जो डिमांड है वो लार्ज है। तो इसी डिमांड को पूरा करने के लिए नेचर पर, यानी कि कुदरत के ऊपर हमें डिपेंड करना पड़ता है, कुदरत के ऊपर। तो ये इसका सीजन है। और अगर हम दूसरी क्रॉप्स की बात करें, राबी क्रॉप्स की बात की जाए, तो बस आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ खारिफ क्रॉप्स दीज आर ग्रोन। इसमें सबसे पहला जो मेन क्रॉप्स है वो है व्हीट, ओट जिसे हम जई बोलते हैं, चिकपी, मस्टर्ड, ब्रोकली एंड almond. These are the main crops which are grown in this season. और इन क्रॉप्स की अगर हम बात करें, इनके अलावा बहुत सारी क्रॉप्स हैं जिनका हम यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। जैसे अभी हमारी बात हुई थी खारिफ क्रॉप्स की, तो खारिफ क्रॉप्स के अंदर बहुत सारी क्रॉप्स मौजूद हैं, जिनका हमने नाम लिया वो भी और जिनका नाम नहीं लिया वो भी। तो इन क्रॉप्स में, खारिफ क्रॉप्स में अभी हमारी आपसे बात हो रही थी कि यस, राइस, चावल जिसको आप बोलते हैं पैडी, डीप वाटर, मिलेट का मतलब होता है ज्वार बाजरा। गांवों में हमारे देश के जो गांव हैं वहां पे आज भी ज्वार और बाजरा का आटा, यानी कि उसका ग्रेन यूज किया जाता है।
रोटी बनाने के लिए ग्रेन यूज होते हैं। उसके अलावा मूंग दाल, जिसको आप बोलते हैं ग्रीन ग्राम, हरे रंग की होती है ना, जब पूरा कवर होता है तो हरे रंग की दाल होती है ग्रीन ग्राम। उसी के साथ साथ उड़द, जिसको आप बोलते हैं ब्लैक ग्राम। काफी दाल मखनी वगैरह खाने का शौक हो तो काली वाली दाल, जो है काली वाली दाल। उसके अलावा ग्वार, ग्वार ये भी ग्रीन फीड है। पी मटर, पीनट या ग्राउंडनट मूंगफली, ये सब के सब खारिफ क्रॉप्स हैं, खारिफ क्रॉप्स हैं। सोयाबीन, अरहर, इनके नाम भी आपने सुने होंगे। ये सब के सब ये इस सीजन में ग्रो होती हैं, जो कि जून जुलाई से शुरू होकर सितंबर और यू कैन से क्या लिटिल अहेड अक्टूबर के स्टार्ट तक जा सकता है। अगर हम राबी क्रॉप्स की बात करें तो राबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन अक्टूबर। इनको अक्टूबर में ग्रो किया जाता है। इनकी जो पानी की जो डिमांड है उतनी नहीं होती, कम होती है, तो अक्टूबर में ग्रो किया जाता है और मार्च अप्रैल में इनको कट कर लिया जाता है, हार्वेस्ट। आपने देखा भी होगा कि देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर कुछ इसी प्रकार के क्रॉप फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। जैसा हमारे यहाँ अगर इधर पंजाब की बात करें तो बैसाखी का त्योहार इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि किसान फसल काटकर अपने घर पर लाता है और पहला जो उसका भोग लगाते हैं वो भगवान को अर्पण करते हैं। तो दिस इज रिगार्डिंग द राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स में इतने सारे आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल्स के अलावा भी अगर हम बात करें तो व्हीट, ओट, बार्ले, मस्टर्ड, चिकपी, इन सब के अलावा बहुत सारे मसाले हैं जो इस सीजन में उगाए जाते हैं। चाहे हम तेल की बात करें, लिनसीड, ये इसी का है। कोरिएंडर, धनिया जिसे आप बोलते हैं, वो भी इसी सीजन का है। ठीक है। उसके अलावा ईसबगोल, आपने सुना होगा कि हाँ, दवाई के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर किसी को अनडाइजेशन वाली प्रॉब्लम है तो उसमें। इसके अलावा बहुत सारी वेजिटेबल्स इस सीजन में ग्रो की जाती हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स जिसके अंदर अनियन, टमाटो, ये सब फसलें जो हैं काउंट होती हैं। ठीक है। तो ये साथ के साथ ग्रो करते हैं। इनके अलावा अगर हम ये कहें कि इसमें इन फसलों में केयर जो है वो वही ज्यादा करनी पड़ती है जहाँ ग्रीननेस है। जैसे ब्रोकली है तो कोशिश की जाती है कि इन फसलों को किसी भी प्रकार से सॉइल कांटेक्ट से नुकसान ना पहुंचे, तो इस चीज का ध्यान रखा जाता है। और साथ ही साथ एक और थर्ड वैरायटी भी है, जायद क्रॉप्स, जिसको जिसको इन्हीं सीजन के बीच में एक छोटे से ड्यूरेशन में उगा लिया जाता है। छोटे से सीजन में, जैसा आपने देखा कि हाँ, मार्च अप्रैल में हमने उनको राबी क्रॉप्स को आफ्टर राबी एंड बिफोर खारिफ, यानी कि राबी क्रॉप्स के हार्वेस्टिंग के बाद में और खारिफ क्रॉप्स के सोइंग से पहले, उनके बोने से पहले। बुआई बोलते हैं ना, सोइंग का मतलब होता है बुआई, यानी कि जिस समय उनको उगाया जाता है उससे पहले। तो ये दिस इज द डिफरेंस कि किस तरह से हम उस फसल को जो है बेहतर कर सकते हैं। यानी कि किसान के लिए बेहतर का मतलब क्या होता है कि अपनी प्रोडक्शन बढ़ाना, अपनी आय बढ़ाना, और खेत को भी ज्यादा से ज्यादा यूज करना, सॉइल को भी ज्यादा से ज्यादा यूज करना। क्यों बिकॉज सॉइल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मशीन, अ काइंड ऑफ रिसोर्स फॉर द फार्मर। किसान के लिए तो वो भी एक रिसोर्स है,
जिस तरह हम कोशिश करते हैं कि अपना जो डेली ड्यूरेशन है, जो हमारा दिन है, उसका मैक्सिमम टाइम हम काम कर सकें, ज़्यादा अर्न कर सकें, तो सेम वे किसान भी यही काम करता है। किसान की भी कोशिश यही होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके। जमीन फिक्स है, लैंड पार्ट इज टोटली फिक्स, उसकी अपनी आवश्यकताएं भी हैं, तो वो चाहता है कि खेत जो है, फील्ड जो है, वो खाली ना रहे, मैक्सिमम ड्यूरेशन में अर्निंग हो। तो इसलिए देश के अलग अलग हिस्सों में जो है, अलग अलग समय पर ये जायद जो क्रॉप्स हैं, इनको ग्रो किया जाता है। और मेनली इस सीजन में ये फ्लावर्स के तौर पर और कुछ फ्रूट्स के तौर पर ये क्रॉप्स जो है यहाँ पर उगाई जाती है। अगर हम एग्जाम्पल के नाम पर बात करें तो वाटरमेलन, अगर आज इस सीजन की बात करें तो वाटरमेलन, ककम्बर, और उसी के साथ साथ और बहुत सारी चीजें। फ्लावर्स की मैंने आपसे बात की थी, तो सनफ्लावर, ठीक है, बीटर गोर्ड, पंपकिन, ये सब फसलें जो हैं इस समय उगाई जाती हैं। और इन क्रॉप से किसान अपनी इनकम में कुछ एडिशन कर लेता, थोड़ा बेहतर कर लेता है, और फसल का, खेत का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन क्या खेती इतना आसान कार्य है? क्रॉप ग्रोइंग जो है, क्रॉप्स, वो क्या इतना आसान है? नहीं, इतना तो आसान नहीं है। बट वट एवर आर फार्मर्स आर डूइंग, most of them are using the techniques given to them or just passed on to them from their forefathers. उनके माता पिता ने, उनके दादा परदादा ने उनको जो टेक्निक सिखाई, उसी को वो आगे फॉरवर्ड कर ले। देखिए, समय बदलता है तो तरीके भी बदलते हैं। These days growing more useful, healthy for our needs from the soil that has sunken, जो पहले से कम हो गई है, सिकुड़ गई है, खेत छोटे हो गए हैं। खेत छोटे होने के पीछे एक कारण नहीं है, कारण ये भी है परिवारों का साइज, कि डिवाइड परिवार जो है डिवाइड होते जा रहे हैं, तो इसलिए जमीनों के साइज भी छोटे होते जा रहे हैं। अपने परिवार की आवश्यकता के लिए, अपने परिवार की जरूरत और अपनी बाकी जरूरतों के लिए उसी क्रॉप का एक सेक्शन बेचकर कुछ कैश, कुछ नगद का इंतजाम करना, ये सारा का सारा जमीन के बेहतर इस्तेमाल से ही पूरा हो सकता है। यानी कि जब हम उसको साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तरीके से, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू उससे हम मैक्सिमम आउटकम निकाल सकेंगे। तो आज इसी की चर्चा हम यहाँ पर इस एपिसोड में करेंगे कि बेसिक प्रैक्टिसेस किसी भी क्रॉप प्रोडक्शन की क्या हैं, और कैसे कैसे हम उनका ध्यान रखकर, उनको सही तरह से फॉलो अप करके हम अपना जो है फसल से, अपनी क्रॉप से ज़्यादा आउटकम निकाल सकते हैं। तो अगर इस सेक्शन की बात करें तो इस सेक्शन में सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल को कैसे प्रिपेयर करें। तो सॉइल को प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर का मतलब क्या होता है कि पिछली जो फसल है, अगर उसकी हार्वेस्टिंग की है तो उसका कुछ ना कुछ डेड पार्ट, या सॉइल के नीचे वाला जो सेक्शन है, उसकी जड़ें जो हैं, रूट्स हैं, वो उसके अंदर रह गई। कुछ ना कुछ हार्वेस्टिंग के दौरान कुछ ना उसका जो है, उस पुरानी क्रॉप का वेस्ट वहां पर रह गया। तो उस चीज को बेहतर करना है ना, सॉइल को तैयार करना है। तो सॉइल को तैयार कैसे करते हैं? तो सबसे पहला जो तरीका है, किसी भी सीजन में देश के किसी भी हिस्से में, किसी लैंड पार्ट पर, किसी क्रॉप को प्रोड्यूस करने से पहले जो सबसे पहला पार्ट है, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। और उसके अंदर हम करते हैं सबसे पहला कार्य, प्लोइंग। प्लोइंग का मतलब है हल चलाना।
आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, अगर गांव से थोड़ा भी संबंध रखते हैं, कि प्लोइंग के थ्रू हम क्या करते हैं, जो सॉलिड सॉइल है उसको ब्रेक करते हैं, उसको तोड़ते हैं। और इस चीज में हमारी मदद करता है, हमारी मदद करते हैं कुछ इम्प्लीमेंट्स। और वो इम्प्लीमेंट्स हैं ये डिस्क हैरो। डिस्क हैरो इसका काम क्या है, ये देखिए, आप किसके जो व्हील्स हैं वो डिस्क टाइप हैं, डिस्क टाइप है, आयरन, लोहे के बने हुए हैं, स्टील के बने हुए हैं, डिस्क टाइप हैं। ये जमीन को भुरभुरा बना देते हैं, पाउडर की तरह बना देते हैं और उसका वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। लेकिन उससे भी पहले हम क्या यूज करते हैं, प्लो यूज करते हैं। प्लो मीन्स हल। गाँव में तो जिनकी जमीनें छोटी होती हैं वो आज भी वुडन प्लैंक यूज करते हैं, लकड़ी का बना हुआ, जिसमें यहाँ एक हैंडल होता है जिसको किसान पकड़ता है, और उसके नीचे यहाँ पे एक लोहे का लोहे का एक ब्लेड लगा होता है जो जमीन को फाड़ने का काम करता है। और यहाँ से इसको पुल किया जाता है बुल्स के द्वारा, यानी कि गांव में जो बैल होते हैं, ठीक है ना, मेल चाइल्ड ऑफ अ काउ, वो इसको खींचने का काम करते हैं। तो इस तरह से जमीन को जो है क्लॉट्स उसके जो हैं सेपरेट किए जाते हैं। और उसके बाद यही हैरो, डिस्क हैरो जो है, इसका इस्तेमाल करके जमीन को भुरभुरा यानी कि सॉफ्टन कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि वो सभी पार्ट्स, उनकी पुराने क्रॉप्स की जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, दे आर बीइंग कट एंड इजिली एंड फाइनली मैश्ड अप विद द सॉइल। इन टाइम टू कम दे विल कन्वर्ट इनटू मैन्योर। वो गल सड़ के डिकम्पोज होकर मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएंगी। और अगर अगर हम इस सेक्शन के अंदर ये बात करें कि हाँ, जब ऐसा हो जाएगा तो उसके बाद एक वुडन प्लैंक के थ्रू सॉइल को लेवलिंग कर दी जाती है। वुडन प्लैंक के थ्रू सॉइल की लेवलिंग की जाती है, यानी कि उसमें पानी कहीं ना ब्लॉक हो, इस बात का ध्यान रखा जाता है, सॉइल को लेवल कर दिया जाता है। साथ ही साथ इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है कि सॉइल का नेचर क्या है, सॉइल की उस सॉइल के अंदर उस समय न्यूट्रिएंट का कंटेंट क्या है, किस फसल के लिए ये सॉइल बेटर है। और उसके लिए किसान चाहे तो लैब के अंदर इसको टेस्ट करा सकते हैं, एक टेस्टिंग के थ्रू जांच हो सकती है कि किस क्रॉप के लिए कितना बेहतर है, या किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट है वो किस मात्रा में इसके अंदर मौजूद है, एंड व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड टू बी एडिड, और क्या ऐड करना है। सॉइल कितनी बढ़िया है, एलुवियल सॉइल है और ह्यूमस कंटेंट इज लेस, तो अगर कुछ भी ऐसी कमी है तो उसको ऐड किया जाता है। अब होता क्या है, व्हेन वी यूज डिस्क हैरो, ये सॉइल के अंदर लेवल को राइज कर देती है। राइज का मतलब है इसके अंदर एयर स्पेसिस बन जाते हैं। मोर वॉल्यूम कवर करने का मतलब है एयर स्पेसिस अंदर प्रोड्यूस करना है, जिससे रूट्स अच्छी तरह से ब्रीथ कर सकें, और साथ ही साथ जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक वी कैन जस्ट से अर्थवर्म, दे कुड सर्वाइव बेटर इन द सॉइल, दे आर फार्मर्स फ्रेंड। ये सॉइल को खाकर उसको ऑर्गेनिक, जो इनका बॉडी वेस्ट है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का काम करता है, एक खाद का काम करता है, जो है मैन्योर का काम करता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी को रिच करता है। जितने भी आप अच्छी तरह से इसकी सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, उतना ही वो आने वाली फसल के लिए बेहतर होगी। और अगर हम बात करें कि यस, आफ्टर द सॉइल इज प्रिपेयर्ड, उसके बाद क्या, तो आपने देखा कि सॉइल को प्रिपेयर करने में सबसे पहला आपने काम क्या किया, पहले आपने एक प्लो यूज किया, और प्लो यूज करके उसकी टीलिंग की। सबसे पहला काम आपने टीलिंग किया, यानी कि जमीन को फाड़ दिया, जमीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसी के प्रयास में आगे डिस्क हैरो यूज किया, जो मिट्टी को बिल्कुल पाउडर की तरह कन्वर्ट कर देगा। और फाइनली यू यूज्ड अ वुडन प्लैंक
to level the soil, to level the ground, so that water could just move from here to there, but no blocking of water or no clogging of water should take place, वो ना हो। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। एंड वंस इट इज रेडी फॉर नेक्स्ट क्रॉप टू सो, इस प्रोसेस का अंत हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि फ्लोइंग करने से बड़े बड़े जो क्लम्प्स हैं सॉइल के, एक तो वो रीएडजस्ट हो जाते हैं, यानी कि जब लोअर जो सॉइल है वो टर्न अप कर जाती है, वो ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली नीचे चली जाएगी, तो एक मिक्सिंग सॉइल की हो जाती है, क्योंकि ह्यूमस ऑलमोस्ट रिमेन्स ऑन द अपर सेक्शन। जब भी आप पुरानी फसल में आपने ह्यूमस यू ऐड किया होगा तो वो मेनली अपर सॉइल लेयर का पार्ट होता है। आफ्टर द क्रॉप हार्वेस्टिंग, वंस द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल्स आर इंटरचेंज और जस्ट आर टर्न अप, तो वो ह्यूमस जो है और डीपर सॉइल में जाता है, और वहां उस ह्यूमस का रोल क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा पानी, वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब करना, यानी कि वाटर रिक्वायरमेंट को वाटर रिटेंट कर पाता है, वाटर की रिटेंशन के थ्रू फसल के लिए हर समय पानी उपलब्ध जो है कराता है, यानी कि वाटर जो है अवेलेबल कराता है प्लांट को। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जैसे अगर हम बात करें और इम्प्लीमेंट्स की, तो प्लो की आपने देखा, ये हो है, कहीं भी जमीन में रूट्स के टुकड़े हैं तो उन्हें निकालने के लिए इसका यूज किया था। एक लॉन्ग वुडन हैंडल और आगे एक मेटल की प्लेट, जिसके थ्रू उसको उसके ज्वाइंट से डिटैच किया जाता है। और इसका काम क्या है, उस क्रॉप के टुकड़े को, उस रूट टाइप सेक्शन को जमीन से अलग कर देना। क्यों? अदरवाइज इट इज जस्ट कंज्यूमिंग द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल एंड द वाटर गिवन टू द सॉइल, उसका एक हिस्सा जो है ये कंज्यूम करता है। तो हम नहीं चाहते कि हाँ हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो इसमें वेस्ट हो। और सबसे बड़ी बात, वंस द फील्ड इज रेडी, वी गो टू द वेरी नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप की तरफ चले जाते हैं। देखिए, अगर हम प्लोइंग की भी बात करें तो प्लोइंग में भी दो केसेस हैं। एक वो किसान है जो रिच है, जिनके फील्ड्स बड़े हैं, दे यूज साइंटिफिक मशीन्स, यानी कि वो मैनुअल वर्क कम और मशीनी जो है काम ज्यादा करते हैं, दे यूज ट्रैक्टर्स फॉर प्लोइंग। और एक छोटा किसान जिसका खेत का साइज छोटा है, जिसकी आय कम है, जिसकी इनकम कम है, वो मैनुअल वर्क करता है या एनिमल्स को यूज करता है इस कार्य के लिए, अपना प्लोइंग के लिए। मतलब ईच एंड एवरी बिट वो मैनुअल वर्क पे डिपेंड करता है। ऑन द अदर हैंड, जो रिच फार्मर्स हैं, जिनके बड़े बड़े लैंड जो है सेक्शंस हैं, वो जो है मशीन्स के ऊपर वर्कआउट करते हैं। तो चलिए, ये तो काम था कि यस, हाउ टू प्रिपेयर द सॉइल। अब सेकंड सेक्शन पे आते हैं, सोइंग, यानी कि फसल की बुआई। और ये जिसकी मैं बात करता था, ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर्स लगाकर, कल्टीवेटर्स ये ट्रैक्टर से अटैच हो जाएगा ये सेक्शन, और इसके थ्रू जो किसान है वो अपने बड़े बड़े खेतों को बहुत कम समय में, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ यू नीड टू इंजॉय द सर्विसेज। अगर आप इनकी सर्विस इंजॉय करते हैं, इंजॉय कैसे करते हैं, यू फिनिश योर वर्क इन लेस टाइम, कम समय में काम को खत्म करते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड यू हैव जस्ट मेड सम इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये ट्रैक्टर भी आपने परचेज किया है, मशीन्स या टूल्स जो हैं वो भी परचेज किए हैं, पेट्रोल और डीजल वट एवर फ्यूल इज बीइंग यूज्ड देयर वो भी इस्तेमाल है। सो यू हैव गोन थ्रू समथिंग टू मेक योर जॉब इजियर, कन्वीनियंट उस काम के लिए। लेकिन वंस इट इज ओवर, योर जॉब ऑफ नेक्स्ट लेवल जॉब का मतलब है कि आपको अब सोइंग करनी है, फसल के अंदर क्रॉपिंग करनी है। और क्रॉपिंग करने के लिए दो रास्ते हैं, और उन दो रास्तों से भी पहले एक काम है, सिलेक्शन ऑफ सीड्स। देखिए,
देश के अंदर अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरह के फसलें उगाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की ज़मीन का मिजाज अलग अलग है, वहाँ की सॉइल की नेचर अलग अलग है। और उसके बाद भी उस पर्टिकुलर रीजन के लिए सीड्स की भी वैरायटी अलग अलग है। अगर मैं कहूँ कि हरियाणा में एक पर्टिकुलर रीजन के लिए व्हीट की एक स्पेसिफिक वैरायटी यूज होती है, तो यही व्हीट की एक दूसरी स्पेसिफिक वैरायटी किसी ओडिशा में, कर्नाटका में, केरला में, कहीं और किसी और भाग में कोई और यूज, यानी कि इन सभी वैरायटी का अपना अपना कंडीशन है कि दे आर ग्रोन बेटर इन दोज कंडीशंस प्रिवेलिंग देयर, अलग अलग जगह पर। और अब तो जैसा मैंने आपसे पहले भी चर्चा किया कि यस, छोटी जमीन के टुकड़े से ज्यादा अन्न उगाना ऐसा तभी संभव है जब हम पहला कार्य तो जो हमने अभी तक शुरू किया हुआ है, यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ताकि हम खेत से ज्यादा उगा सकें बिना उसको नुकसान पहुंचाए। और दूसरा क्रम इसी केस में क्या आता है, HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। अगर उनका इस्तेमाल करते हैं तो वो ज्यादा आउटकम देते हैं, ज्यादा आउटपुट, मोर आउटपुट बाय कंज्यूमिंग लेस। उनकी डिमांड कम है और रिजल्ट या आउटपुट जो है वो ज्यादा है। अब हम फसल उगाने से पहले क्या करते हैं, इन बीजों को पानी के अंदर डिप कर लेते हैं। जो खराब होगा वो ऊपर फ्लोट कर जाएगा, जो भी बेकार वाला होगा, ठीक है। और जो सही होगा, जो गुड सीड होगा, वो सिंक करेगा। तो इस तरह से हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे और जो नीचे सिंक कर गए हैं उनको यूज कर लेंगे, इनको यूज कर लेंगे। इस तरह से हम अपनी, अच्छा यूज कैसे करेंगे, इसके लिए भी कोई मशीन होगी। यस, मशीन इज देयर, बट अगर किसान का खेत छोटा है तो वो मैनुअल वर्क करेगा, मैनुअल वर्क, यानी कि वही अपना प्लोइंग करेगा और उस प्लोइंग के थ्रू जो भी फरोज बनती रहेंगी, उसी में उसका एक साथी बीज डालता रहेगा। या फिर स्कैटरिंग के थ्रू भी हाथ में बीज लेकर थ्रो कर दिया, पूरे खेत में एक बार प्लोइंग कर दी और फिर बीज थ्रो कर दिया और बाद में वुडन प्लैंक से सॉइल को लेवल कर दिया। लेकिन जिनका खेत बड़ा है वो ट्रेडिशनल टूल्स के बजाय सीड ड्रिल यूज करते हैं, वो सीड ड्रिल्स यूज करते हैं। सीड ड्रिल्स का मतलब है यहाँ पर हैरोज बनी हुई हैं, डिस्क लगी हुई हैं और इनके पीछे ये बीज का बॉक्स है और पीछे इनके एक एक पाइप्स लगी हुई हैं जिनके थ्रू बीज जो है वो गिरते रहेंगे। तो इस तरह से फ्रोज में बीज ऐड होते रहेंगे। ये है सीड ड्रिल्स, बड़ा काम कम समय में। कहानी यहीं नहीं रुकती है, कहानी यहीं नहीं रुकती है कि हाँ हमने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, बीज बो दिया, बस दैट इज ऑल, अब कुछ नहीं चाहिए, अब सब कुछ अपने आप हो जाएगा। नहीं, टाइम टू टाइम डिफरेंट अदर मैनेजमेंट्स हैं जिनमें नेक्स्ट मैनेजमेंट आता है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर एडिशन, मैन्योर और फर्टिलाइजर का एडिशन। देखिए दोनों चीजें डिफरेंट है, इन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है, नथिंग म्यूचुअल कॉमन बिटवीन दीज टू, दोनों चीज अलग है। ऑन वन साइड अगर ये ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर जिसका मेन कार्य फसल के अंदर, खेत के अंदर ह्यूमस प्रोवाइड करना, ह्यूमस जो कि वाटर रिटेंशन में हेल्प करता है, यानी कि पानी को ज्यादा समय तक अपने अंदर एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल है। तो ऑन द अदर हैंड अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करें तो दीज आर हैविंग a totally different nature. These are chemical products
मैन्युफैक्चर्ड एट फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चर एट फैक्ट्रीज, दे आर हैविंग देयर साइड इफेक्ट्स, इनके साइड इफेक्ट्स है। मैन्योर का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नथिंग, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये कहां से मिलता है? फ्रॉम द वेस्ट जनरेटेड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, चाहे प्लांट्स का एनिमल्स है या एनिमल्स का वेस्ट। एनिमल्स का वेस्ट क्या होगा? द गोबर, जो भी वो सॉलिड वेस्ट जनरेट करते हैं, तो वही गोबर का इस्तेमाल हम मैन्योर बनाने में करते हैं। कुछ एक कदम आगे चले जाते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार करते हैं। वो कैसे करते हैं? जो भी ये प्लांट और एनिमल वेस्ट है, जितना भी है, इस सारे के सारे को वो पिट्स में डाल देते हैं, पिट्स में डाल देते हैं, कुछ दिन उनको डीकम्पोज होने देते हैं, और डीकम्पोज करने में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया से। वो उनको डीकम्पोज करते हैं और उनका जो कंटेंट है वो फाइनली खेतों में यूज किया जाता है। वैसे हमारे देश में इन सब के लिए किसानों की एक कम्युनिटी बायोगैस प्लांट भी यूज करती है, जिसका चर्चा बाद में करेंगे कि उन बायोगैस प्लांट्स का इस्तेमाल क्यों बेहतर है, इंस्टेड ऑफ ऑल दीज थिंग्स वी डू एट आवर लेवल, जो अपने लेवल पे करते हैं। जबकि अगर फर्टिलाइजर की बात करें तो दे आर केमिकली प्रोड्यूस्ड एट फैक्ट्रीज, और ये स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, स्पेसिफिक, जो कि एक खास न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करते हैं। ये ऑर्गेनिक मैटर नहीं प्रोवाइड करते, मेनली दे प्रोवाइड द मेजर डिमांड ऑफ द क्रॉप, जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस, के फॉर पोटेशियम। किसी भी फसल के लिए ये तीन मेजर जो है कंपोनेंट्स होते हैं, जिनकी सॉइल में कमी हो जाती है। तो क्योंकि मैंने कहा इसका साइड इफेक्ट भी होता है, तो कोशिश की जाए कि इसका इस्तेमाल ना किया जाए, मैन्योर्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, मैन्योर्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। तो मैं आपसे इसी विषय पर पूरी डिटेल्ड चर्चा के साथ कल आपके सामने फिर अगली वीडियो में उपस्थित होंगे, और आपसे इजाज़त चाहूँगा। जल्दी मिलते हैं कल दूसरी वीडियो में। इससे आगे यानी कि मैन्योर और फर्टिलाइजर को जब तक आप पढ़ेंगे, तब तक मैं दूसरी वीडियो लेकर आपके पास मौजूद हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी and just carrying your studies on a continued version, ठीक है ना? So stay home, don't make or don't give any trouble to your parents or anybody else, keep studying. Thank you.